नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। शत प्रतिशत भाजपा, रणनीतिक दुविधा और तमिलनाडु का नेतृत्व संकट। अन्नामलाई, क्या भाजपा ने अपने ही सिंघम की बलि चढ़ा दी? राजनीति में अक्सर सुरक्षित मार्ग का चयन सबसे बड़ा आत्मघाती कदम सिद्ध होता है, विशेषकर तब जब किसी राजनीतिक दल को नए और जटिल वैचारिक क्षेत्रों में अपना विस्तार करना हो। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है। ये राज्य, जहां द्रविड़ विचारधारा का गहरा प्रभाव है, भाजपा के लिए एक ऐसा किला साबित हुआ जिसे दशकों से भेदा नहीं जा सका। लेकिन हाल के वर्षों में तमिलनाडु में भाजपा को एक ऐसा चेहरा मिला जिसने पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। वो चेहरा था के अन्नामलाई का। 2021 में उन्हें तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया और तभी से भाजपा ने तमिलनाडु में अपनी पहचान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में दक्षिण भारत के अभेद्य माने जाने वाले किलों को भेदने के प्रयास में ये रणनीतिक भूल बार बार दोहराई जा रही है। तेलंगाना में बंडी संजय कुमार के साथ हुए घटनाक्रम के पश्चात कर्नाटक केडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई के साथ भी पार्टी ने तमिलनाडु में इसी प्रकार की नीति अपनाई है, जिसने तमिलनाडु में भाजपा के लिए निर्मित हुए एक ऐतिहासिक सुवर्ण अवसर को न केवल गंवा दिया, बल्कि राज्य में एक उभरते हुए प्रखर नेतृत्व की संभावनाओं को भी असमय निस्तेज कर दिया। इसके अतिरिक्त ये भी स्पष्ट होता है कि कैसे एक सशक्त नेतृत्व को हटाने से उत्पन्न राजनीतिक शून्य का लाभ नवोदित राजनीतिक शक्तियों जैसे अभिनेता जोसेफ विजय की पार्टी को प्राप्त होता है। इस रणनीतिक विफलता को समझने के लिए पहले ये देखना आवश्यक है कि अन्नामलाई ने किस प्रकार शून्य से शिखर तक का सफर तय कर भाजपा को तमिलनाडु की मुख्यधारा में खड़ा किया था। अन्नामलाई का प्रभाव और भाजपा की बढ़त। तमिलनाडु की राजनीति दशकों से डीएमके तथा एआईएडीएमके के ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी को पारंपरिक रूप से एक बाहरी शक्ति और मुख्यतः शहरी या सोशल मीडिया तक सीमित दल के रूप में ही देखा जाता था। हालांकि अगस्त 2020 में कर्नाटक केडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई के राजनीतिक प्रवेश ने इस संपूर्ण परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया और भाजपा को एक नई आक्रामकता प्रदान की। अन्नामलाई ने भाजपा को उसकी पारंपरिक रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकाला और सीधे तौर पर सत्तारूढ़ स्टालिन परिवार के वंशावद और भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध दिए गए वक्तव्यों को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाया और अपनी एन मन एन मक्कड़ पद यात्राओं के माध्यम से ग्रामीण तमिलनाडु के उस हिंदू मतदाता को जागृत किया जो दशकों से वैचारिक उपेक्षा का शिकार था।
के सानिध्य से हमारे नेता अन्नामलाई जी एन मन एन मक्कल यात्रा लेकर तमिलनाडु भर में पैदल चलने के लिए निकल रहे हैं। मित्रों, ये एन मन एन मक्कल यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। अन्नामलाई की आक्रामक राजनीति ने तमिलनाडु में भाजपा को एक नई पहचान दी। उन्होंने हिंदू पहचान की राजनीति को भी खुलकर आगे बढ़ाया, जो तमिलनाडु में भाजपा के लिए एक नया दृष्टिकोण था। उदयनिधि स्टालिन के सनातन डेंगू मलेरिया वाले बयान के बाद अन्नामलाई ने इसे भारत का बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी समर्थकों को पहली बार लगा कि तमिलनाडु में ऐसा नेता है जो डीएमके सिस्टम के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि उसे चुनौती दे रहा है। यहीं से अन्नामलाई की लोकप्रियता पूरे देश में तेजी से बढ़ने लगी। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ होती थी। जहां भी वो जाते, लाखों लोग जमा हो जाते। युवा की बड़ी संख्या में अन्नामलाई से जुड़ने लगे। उनके भाषण वीडियो वायरल होने लगे। समाज माध्यमों में उन्हें तमिलनाडु का योगी कहने लगे। प्रधानमंत्री मोदी भी अन्नामलाई की सार्वजनिक स्तर पर प्रशंसा करने लगे। 2024 के अभियान में मोदी ने कहा कि अन्नामलाई का इरादा साफ है, वो भाजपा को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये भाजपाई नेतृत्व के बड़े विश्वास का संकेत था। प्रधानमंत्री के इस अटूट विश्वास और अन्नामलाई के अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आंकड़े भी झुठला नहीं सके। क्योंकि भाजपा में बिना उपलब्धि के कोई नेता इतनी जल्दी राष्ट्रीय ध्यान नहीं पा सकता। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि तमिलनाडु बीजेपी का मतलब अन्नामलाई बन गया। पूरी पार्टी की पहचान उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन मुद्दा सिर्फ भाषण ही नहीं था। अन्नामलाई ने जमीन पर भी जोरदार राजनीति की। हजारों किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने पहुंच बनाई है। इस आक्रामक और स्वतंत्र रणनीति का प्रतिफल 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जहां भाजपा का मत प्रतिशत मात्र 2% से बढ़कर 11.2% तक पहुंच गया था। ये तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में पहली बार था जब भाजपा ने व्यापक जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर उभरा था। ये पहली बार था जब भाजपा ने तमिलनाडु में 10 अंकों का वोट शेयर हासिल किया था। हालांकि पार्टी सीटें नहीं जीत पाई थी, लेकिन ये प्रदर्शन इस बात का संकेत था कि भाजपा राज्य में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। भाजपा नेतृत्व ने महसूस किया कि यदि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन टूटता है तो 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। इस संदर्भ में पार्टी ने सुरक्षित राजनीति का रास्ता चुना और अन्नामलाई को तमिलनाडु भाजपा पद से हटा दिया। उनकी जगह नयिनार नागेंद्रन को लाया गया, जिन्हें एआईएडीएमके के साथ बेहतर तालमेल बनाने वाला नेता माना जाता था। इस राजनीतिक प्रयोग और उस रणनीतिक पतन का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है, जो तमिलनाडु के कुछ भाजपा नेता और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के नेता पलानीस्वामी के दबाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा गठबंधन की राजनीति के मोह में अन्नामलाई को किनारे करने के कारण उत्पन्न हुआ। जब अन्नामलाई ने द्रविडियन मॉडल के वैचारिक दुर्ग को ढाना प्रारंभ किया तो एआईएडीएमके जैसे पारंपरिक दल असहज हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा नेतृत्व ने अपने ही सेनापति को अध्यक्ष पद से मुक्त कर गठबंधन की शर्तों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। तमिलनाडु में अन्नामलाई के नेतृत्व में भाजपा के स्वतंत्र उभार और गठबंधन की राजनीति के कारण भाजपा के पतन का कारण बना। अन्नामलाई द्वारा निर्मित युवा आक्रोश और वैचारिक शून्यता का सीधा लाभ अभिनेता जोसेफ विजय और उनकी नवगठित पार्टी टीवीके को मिला, जिसने भाजपा के भविष्य को गहरे संकट में डाल दिया। द्रविडियन राजनीति और राष्ट्रीय दलों का संघर्ष। तमिलनाडु की राजनीति में राष्ट्रीय दलों जैसे कांग्रेस और भाजपा की भूमिका और उनके संघर्षों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय दलों की वैचारिक नींव को स्पष्ट करता है। द्रविड़ भाषा क्षेत्रीय अस्मिता और सामाजिक न्याय के नैरेटिव पर आधारित है, जिसे राष्ट्रीय दल आसानी से भेद नहीं पाते। हालांकि इसकी दुर्बलता ये है कि ये इस बात को नज़रअंदाज करता है कि कैसे अन्नामलाई जैसे एक मजबूत स्थानीय नेतृत्व हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के समन्वय से इस क्षेत्रीय नैरेटिव को चुनौती दे सकता है। अनेक प्रतिकूलता के बावजूद अन्नामलाई ने द्रविडियन पाखंड के विरुद्ध तमिलनाडु की जनता में बौद्धिक आक्रोश उत्पन्न करने में यशस्वी हुए। राज्य स्तरीय राजनीति में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका। भारतीय राजनीति में विशेषकर तमिलनाडु में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पूर्व में एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता जैसे फिल्म अभिनेताओं के राजनीतिक करिश्मा का आकर्षण रहा है।
इनकी कमजोरी ये है कि ये प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आए नेताओं जैसे पूर्व आईपीएस अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए पदयात्रा आधारित जनसंपर्क और वैचारिक आक्रामकता का मूल्यांकन करने में विफल रहते हैं। अन्नामलाई की उस ओजस्वी राष्ट्रवादी छवि का विश्लेषण करता है जिसने बिना किसी सिनेमाई पृष्ठभूमि के तमिलनाडु के युवाओं में एक व्यापक व्यवस्था विरोधी लहर को जन्म दिया। गठबंधन की राजनीति बनाम स्वतंत्र वैचारिक विस्तार। गठबंधन की राजनीति के अल्पकालिक लाभों और दीर्घकालिक नुकसानों पर राजनीति विज्ञान में व्यापक विमर्श उपलब्ध है। विभिन्न विद्वानों का मत है कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने से राष्ट्रीय दलों को अल्पकालिक चुनावी सफलता तो मिल जाती है, परंतु उनका स्वतंत्र संगठनात्मक ढांचा कभी विकसित नहीं हो पाता। इस साहित्य की शक्ति इसके अखिल भारतीय उदाहरणों जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, पंजाब में निहित है, किंतु इसकी दुर्बलता ये है कि ये उस तीव्र संक्रमण का अध्ययन नहीं करता जहां एक दल अपना स्वतंत्र आधार बना चुका हो, 11.2% मत प्राप्त कर फिर अचानक गठबंधन के लिए अपने सफल नेतृत्व को ही पदमुक्त कर दे। ये अध्ययन तेलंगाना में बांडी संजय कुमार और तमिलनाडु में अन्नामलाई के समानांतर उदाहरणों के माध्यम से इस रणनीतिक भूल के परिणामों की व्याख्या करता है। किंतु विडंबना देखिए, जिस समय भाजपा को इस बढ़त को ऐतिहासिक विजय में बदलना था, ठीक उसी समय दिल्ली की गलियारों में गठबंधन की विवशताओं ने एक अलग ही पटकथा लिखना प्रारंभ कर दिया। रणनीतिक भूल और इसके परिणाम। तमिलनाडु में हुई ये चूक कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये भाजपा की उस पुरानी कार्यशैली की पुनरावृत्ति थी जिसका दंश पार्टी पहले ही तेलंगाना में झेल चुकी थी। तेलंगाना में भाजपा के पास ऐतिहासिक अवसर था। जब बांडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा कर रहे थे, तब भाजपा का आलेख सीधे बीआरएस को चुनौती दे रहा था, किंतु चुनाव से मात्र 4 महीने पहले उन्हें हटाकर भाजपा ने विपक्ष का स्थान थाली में परोसकर कांग्रेस को दे दिया। परिणाम स्वरूप भाजपा 8 सीटों तक तो पहुंची, किंतु सत्ता का स्वप्न अधूरा रह गया। ठीक यही स्थिति अब तमिलनाडु में अन्नामलाई के साथ दोहराई जा रही है। तेलंगाना का सबक, एक सांख्यिकीय चेतावनी। बांडी संजय के नेतृत्व में भाजपा केवल एक दल नहीं, बल्कि तेलंगाना में एक एकमात्र विकल्प बनकर उभरी थी। उनके कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रमाण। दुब्बा का उपचुनाव 2020, भाजपा ने सत्तारूढ़ बीआरएस को पटखनी देते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 2020, भाजपा ने 4 सीटों से सीधे 48 सीटों पर छलांग लगाई। वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा बीआरएस के अत्यंत निकट लगभग 35% तक पहुंच गई थी। हुजूराबाद उपचुनाव 2021, भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि बांडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा ने ग्रामीण तेलंगाना में भाजपा की जड़ें गहरी कर दी हैं। नेतृत्व परिवर्तन और 2023 के चुनावी परिणाम। यदि हम आंकड़ों की कसौटी पर तेलंगाना के परिणामों को कसें तो भाजपा की रणनीतिक चूक स्पष्ट दिखाई देती है। 2018 के विधानसभा चुनावों में जहां भाजपा मात्र 1 सीट और 6.98% मत प्रतिशत के साथ हाशिए पर थी, वहीं बांडी संजय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा जागृत हुई कि 2023 के चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत बढ़कर 13.90% हो गया और सीटों की संख्या भी 8 तक पहुंच गई। तथापि इन प्रभावशाली दिखने वाले अंकों के पीछे एक कड़वा सत्य छिपा है। भाजपा का घोषित लक्ष्य 60 से अधिक सीटों का था, किंतु मतदान से ठीक पहले नेतृत्व परिवर्तन के कारण पार्टी की वो मारक क्षमता समाप्त हो गई जो उसे सत्ता की दहलीज तक ले जा सकती थी। परिणाम स्वरूप मत प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भाजपा तीसरे स्थान पर ही अटकी रही और मुख्य चुनावी विमर्श से बाहर हो गई। भाजपा ने पार्टी में बाहर से आए हुए नए नेताओं के दबाव में या प्रलोभन में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि नेतृत्व का मोमेंटम टूटने से भाजपा ने वो ऐतिहासिक अवसर खो दिया जो तेलंगाना में एक बड़ी वैचारिक क्रांति ला सकता था। यही गलती फिर से भाजपा ने तमिलनाडु में अन्नामलाई के बारे में दोहराई है। रणनीतिक विफलता का विश्लेषण। वोट शेयर का सीलिंग इफेक्ट। यद्यपि भाजपा का वोट शेयर 6% से बढ़कर 13% हुआ, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है
कि बंडी संजय के नेतृत्व में ये 20 से 25% तक पहुंचने की क्षमता रखता था। उनके हटने से भाजपा किंग मेकर बनने की दौड़ से बाहर हो गई। कांग्रेस का उदय। बंडी संजय के हटने से जो सत्ता विरोधी अर्थात एंटी इनकम्बेंसी वोट भाजपा को मिलने वाला था, वो सीधे कांग्रेस की ओर मुड़ गया। कांग्रेस का वोट शेयर 28% 2018 से बढ़कर 39.40% 2023 हो गया, जिससे उन्होंने 64 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कैडर का हतोत्साहन। बंडी संजय की आक्रामक शैली और हिंदूवादी छवि के कारण जो युवा वर्ग भाजपा से जुड़ा था, वो नेतृत्व परिवर्तन के बाद शांत हो गया या अन्य विकल्पों की ओर देखने लगा। इतिहास खुद को दोहराता है, और जब भाजपा ने तेलंगाना की भांति तमिलनाडु में भी अपने सेनापति को पीछे खींचा, तो वहां बने वैचारिक शून्य को भरने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर आया। इतिहास साक्षी है कि भाजपा ने अपनी बढ़त को अक्सर गठबंधन की वेदी पर भेंट चढ़ाया है। तेलंगाना में जो भूल बंडी संजय कुमार के साथ हुई, वही पुनरावृत्ति तमिलनाडु में अन्नामलाई के साथ देखी गई। जब अन्नामलाई ने द्रविडियन मॉडल के वैचारिक दुर्ग को ढहाना प्रारंभ किया, तो AIADMK जैसे पारंपरिक दल असहज हो गए। अन्नामलाई को हाशिए पर रखने का फैसला भाजपा के लिए एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुआ। इससे न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा, बल्कि भाजपा की स्वतंत्र और आक्रामक छवि भी कमजोर पड़ी। अन्नामलाई, जो DMK और द्रविड़ विचारधारा के खिलाफ एक सशक्त आवाज बन चुके थे, को पीछे हटाने से पार्टी की राजनीतिक ऊर्जा ठंडी पड़ गई। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि DMK विरोधी माहौल का फायदा किसी और ने उठा लिया। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय ने इस खाली जगह को भरा और युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गए। विजय ने खुद को पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों से अलग और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में पेश किया। 2026 के विधानसभा चुनावों में विजय की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और भाजपा इस राजनीतिक अवसर को पूरी तरह गंवा बैठी। अन्नामलाई ने जिस भूमि को उपजाऊ बनाया, उस पर फसल जोसेफ विजय ने काटी। इसके अतिरिक्त भाजपा के पारंपरिक मतदाताओं और नए जुड़े युवा मतदाताओं के बीच निष्ठा के स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि ये प्रमाणित किया जा सके कि गठबंधन की राजनीति ने किस हद तक नवजागृत हिंदू मतदाताओं को निराश किया है। अंततः ये पूरा घटनाक्रम न केवल चुनावी हार जीत का लेखा जोखा है, बल्कि भाजपा के लिए एक ऐसी चेतावनी है जिसे अनदेखा करना भविष्य में और भी भारी पड़ सकता है। प्रमुख रणनीतिक विकल्प और उनका औचित्य। अन्नामलाई का उदय और पतन केवल भाजपा की एक चुनावी हार जीत नहीं है, बल्कि एक महान वैचारिक अवसर का विसर्जन है। चुनाव पूर्व के जन आंदोलनों और पार्टी के भीतर हुए नेतृत्व परिवर्तन के बीच एक सीधा कार्य कारण संबंध स्थापित करना आवश्यक है। इस अध्ययन के निष्कर्षों के व्यापक व्यावहारिक निहितार्थ हैं, विशेषकर उन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए जो क्षेत्रीय क्षत्रिपों के प्रभुत्व वाले राज्यों में विस्तार करना चाहते हैं। पहला प्रमुख निहितार्थ ये है कि किसी भी राज्य में पिछलग्गू की भूमिका निभाकर कोई भी दल एक प्रमुख शक्ति नहीं बन सकता। जब पार्टी किसी ऐसे नेता को तैयार करती है जो वैचारिक रूप से स्वतंत्र और जनमानस में लोकप्रिय होता है, तो उसे क्षेत्रीय गठबंधन की वेदी पर चढ़ाना एक विनाशकारी कदम होता है। दूसरा निहितार्थ ये है कि राजनीति में शून्य अधिक समय तक शेष नहीं रहता। अन्नामलाई को हटाकर भाजपा ने जो स्थान खाली किया, उसने अनजाने में ही जोसेफ विजय जैसी नई शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राष्ट्रीय दलों को ये समझना होगा कि स्वतंत्र वैचारिक आधार निर्माण को अल्पकालिक चुनावी गणित के लिए दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। This yatra en man en makkal, meaning my soil, my people, where every single BJP's karyakarta is having the slogan called my soil, my people. Modi ji's Tamil Mulakkam, the clarion call for Tamil given by Modi. That is the slogan. So all of us are embarking on a long journey for 168 days across 234 constituency, meeting beneficiaries, interacting with them, thanking them, taking their good wishes for Honorable PM Modi ji. We'll have breakfast with them, lunch with them, dinner with them. The second part of this yatra is more importantly to invoke the spirit that this soil and this people belong to us, and we have a very unique Tamil spirit with the Bharatiya culture, and we are not going to allow the forces inimical to Tamil culture to swindle our precious resources.
third, more importantly, it is a yatra also to galvanize people. And we are very sure the kind of love and affection our people of Tamil Nadu has for Modi ji is very high. So during this yatra, you will see it visibly. And when Modi ji comes back to power for the third straight time, Tamil Nadu has to give more number of MPs. Tamil Nadu public will give, people will give their love and affection for Modi ji. Fourth is mainly talking about the corruption of DMK. Last 27 months, how Tamil Nadu have gone backward. One after the other, all indices are going backward. You can talk about investments, you can talk about investment in health, in education. So we'll be highlighting that also during the yatra. पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई जी, के अन्नामलाई जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में भावी दिशाएं। इस विषय की जटिलता को देखते हुए भविष्य के शोध के लिए कई मार्ग प्रशस्त होते हैं। अंतर्राज्यीय तुलनात्मक अध्ययन। भविष्य में भाजपा की रणनीतिक भूलों का इतिहास विषय के अंतर्गत एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के युग से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना में बंडी संजय कुमार तक पार्टी द्वारा अपने जमीनी नायकों को रणनीतिक गणित के चक्कर में खोने के पैटर्न का विश्लेषण किया जा सकता है। ये देखा जाना चाहिए कि क्या जोसेफ विजय केवल व्यवस्था विरोधी लहर का अल्पकालिक लाभ उठा रहे हैं या वे द्रविड़ियन और राष्ट्रवादी विचारधाराओं के मध्य कोई नया स्थायी राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। ऐसी घटना और उनके परिणामों के बाद भाजपा को 100% भाजपा की अपनी पुरानी और प्रभावी नीति का पुनर्विचार करना होगा। निष्कर्षतः संक्षेप में कहा जाए तो तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा का अन्नामलाई मिशन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और आशाजनक शुरुआत थी। अन्नामलाई कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने दशकों बाद तमिलनाडु में एक स्वतंत्र, प्रखर और राष्ट्रवादी विमर्श की स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने न केवल अपना मत प्रतिशत 2% से बढ़ाकर 11.2% किया, बल्कि स्टालिन सरकार के विरुद्ध एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभाई। उन्होंने उस हिंदू मतदाता और युवा वर्ग को वैचारिक रूप से जागृत किया जो लंबे समय से द्रविडियन पाखंड और भ्रष्टाचार से त्रस्त था। अन्नामलाई ने जिस तरह से तमिलनाडु में हिंदुत्व और भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति को मुख्य धारा में लाया, वो भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक मौका था। लेकिन इस मौके को सही तरीके से भुनाने में भाजपा विफल रही। तथापि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा गठबंधन को अक्षुण्ण रखने के मोह में की गई रणनीतिक भूल ने इस संपूर्ण मिशन को विफल कर दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु की भूमि को वैचारिक रूप से उपजाऊ बनाया था, किंतु पार्टी ने फसल कटने के समय अपने ही सिंघम को क्षेत्र से बाहर कर दिया। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि वो जागृत युवा मतदाता दिशाहीन हो गया और उसने अभिनेता जोसेफ विजय के रूप में एक नया व्यवस्था विरोधी विकल्प खोज लिया। ये घटनाक्रम सिद्ध करता है कि अल्पकालिक चुनावी गणित और गठबंधन के चक्कर में अपने ही सिंघम की बलि चढ़ाना केवल एक चुनाव की हार नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत पराजय की आहट और एक महान वैचारिक अवसर का विसर्जन है। राष्ट्रीय दलों को ये अनिवार्य रूप से सीखना होगा कि बिना आत्मनिर्भर बने और बिना अपने सशक्त स्थानीय नेतृत्व का सम्मान किए वे क्षेत्रीय क्षत्रपों के किलों को कभी नहीं भेद सकते। मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।